हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए धमाकेदार पॉलिटी के एमसीक्यू। लास्ट सेशन का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था पॉलिटी का, तो प्लीज़ आप इसे भी इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से ना पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे जब भी कोई क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, ताकि आपको देरी नहीं हो और आप अपना जो भी सिलेबस है, जो भी प्रैक्टिस है, वो अच्छे से टाइमली कर पाएँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो आपका अभी 11 को एग्ज़ाम हुआ है, उसी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के, उनको ध्यान में रखते हुए ही इस क्लास में क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आपके जो फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, तो आप उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और किसके ये आपको दिया गया है क्वालिफिकेशन। किसके क्वालिफिकेशन? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 के अंतर्गत ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है या बनने के लायक है। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, मिनिमम है इसका तो क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये भी सही है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल कोई भी ऐसा अगर कोई पद है तो उसके ऊपर वो नहीं होने चाहिए जहाँ से वो गवर्नमेंट से कोई सैलरी लेते हो, कोई लाभ प्राप्त करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये कैसा था? गलत था, और ये आपसे पूछा गया था गलत स्टेटमेंट कौन सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य इन्हें अपनी पॉलिसीज, इन्हें अपने कानून या कोई भी कानून बनाकर इन्हें लागू करे या नहीं करे। राज्य इनके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि राज्य को ये जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो उसको लागू करना ही होगा, नहीं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमें मिलने ही हैं, कुछ भी हो जाए उनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता है, हनन कोई नहीं कर सकता है, बट इसके बारे में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो पूछा गया है कौन सा डीपीएसपी है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो हमने जब लास्ट सेशन किया था पॉलिटी का, तो हमने देखा था कि ये जो है ना, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, और ये कौन सा है? 23 एंड 24। क्लियर? एंड आपका सेकंड है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि। जो ड्रग्स वगैरह हैं उनके रोग पर जो प्रतिषेध लगाया गया है, सॉरी, उनके उपयोग पर जो प्रतिषेध लगाया गया है कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं नॉर्मली, और आप उसका खुलेआम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मादक और जो भी पेय पदार्थ हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, शराब है, तो इसके ऊपर जो प्रतिषेध लगाया है या जो भी रोक लगाई गई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, जैसे गुजरात वगैरह में बंद है ना, वैसे ही। परंतु ध्यान रखिएगा, ये आपका 47 नंबर आर्टिकल है, और ये आपका एक डीपीएसपी है। क्लियर? तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का ये दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राष्ट्र की रक्षा करे। यहाँ पे ना सबसे पहले देखते ही बच्चा क्या टिक करेगा? 356, सॉरी 352 आप करेंगे ऐसे, और जो एग्जामिनर होगा वो करेगा ऐसे। अब ऐसा क्यों है, चलिए देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत भारत सरकार का ये दायित्व है कि कोई बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक देश में कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है इंटरनल, तो उससे राष्ट्र की रक्षा करे। तो ये कर्तव्य है भारत सरकार का या संघ सरकार का। और आर्टिकल कौन सा है? 355 है, 355 है। यहाँ पे देखिएगा 356 आपके प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ये है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, यानी कि आप बोलेंगे इसे राष्ट्रीय आपात।
और आपका ये जो है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, ये है आपका वित्तीय आपात। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ना, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है और एकल संक्रमणीय जो स्थानांतरण पद्धति है उसी के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, जितने भी राज्य हैं उनकी जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी राज्यों की हैं, तो उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ जी बिल्कुल निर्वाचित हैं। मनोनीत सदस्य यहाँ पे जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉमिनेट अब लोकसभा में तो कोई नहीं होता है, पहले एंग्लो इंडियंस होते थे आंग्ल भारतीय, अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नॉमिनेट नहीं किया जाता है। सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और उनको करने का जो दायित्व है वो किसका होता है? राष्ट्रपति जी का। तो ध्यान रखिएगा कि नॉमिनेट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर, बिल्कुल सही। दिल्ली और पुदुचेरी ये हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, बट यहाँ पर विधानसभा है। तो जहाँ जहाँ विधानसभा होगी आपका, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी वहाँ पे उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सही। राज्य विधान परिषद ये कहता है स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ये जो काउंसिल है ना ये हमारे सिर्फ 6 ही राज्यों में है, इसी वजह से सभी राज्यों में नहीं होने की वजह से इनके मेंबर्स को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका गलत था और यही आपसे पूछा गया था। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी बिल पर अपनी सहमति को रोक दे? हम ये जानते हैं कोई भी बिल सबसे पहले जब पेश किया जाता है वो संसद के सदन में पेश किया जाता है, चाहे तो वो लोकसभा में पेश कर दे चाहे वो राज्यसभा में पेश कर दे। ठीक है, आपका कोई भी बिल है, ठीक है, पहले वो किस में पेश होगा? संसद में पेश होगा, और संसद के बाद ध्यान रखिएगा जैसे ही यहाँ से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे ही यहाँ से पास हुआ तो यही बिल जो है वो एक लॉ बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, बट उसे इन प्रोसीजर से गुजरना होगा। संसद बोले तो आपका जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसे ही हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर, 2 सदन है। अब ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 111 जो है ना ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, राष्ट्रपति को पावर देता है। अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति की मर्जी होगी कि वो उस पे अपनी सहमति को रोक दें, और इसमें कई बार वो अपनी वीटो पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका है ए नंबर ऑप्शन। बाकी ये जो है ये आपके मनी बिल से संबंधित है, ये आपका जॉइंट सीटिंग जो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक होती है उससे संबंधित है, और आपका जो आर्टिकल 63 है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आई होप ये बातें आपके क्लियर हो रही हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ओके, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर लें, ऐसे मत क्या करो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो कर लो। चलिए, भारत एक संघीय राज्य है। कैसे? संघीय यानी कि फेडरल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे संघ की अलग सरकार है जो पूरे भारत पे कंट्रोल करती है और राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। तो यहाँ पे कैसा है? फेडरल सिस्टम है, और साथ में यहाँ पे केंद्र को अलग पावर्स हैं और राज्यों को अलग पावर्स हैं। कुछ विषय डिवाइड किए गए हैं, कुछ विषयों पर संघ सरकार यानी कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य की जो सरकारें हैं वो कानून बनाती है। इस प्रकार से केंद्र की शक्ति का राज्यों में मतलब इस तरीके से डिवाइड किया गया है, और इसे ही हम कहते हैं संघीय सिस्टम या फेडरल सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो राष्ट्रपति के पास ना बहुत सारी पावर्स है। वैसे तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं जिनके पास सारी पावर्स होती है और जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के ही प्रमुख हैं, बट
उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का काम, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनको अपॉइंट किया जाता है। और लास्ट एक क्वेश्चन था लास्ट आपके सेशन में कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है वो 78 नंबर आर्टिकल में है। सॉरी वो मेरा गलत हो गया था, मैंने आपको गलत बता दिया था, बट मैंने उसका जो आंसर सही आंसर है वो मैंने पिन कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा, जब भी आप कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे पिन किए हुए आंसर्स को देख लिया करो। और उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, और प्रधानमंत्री जो है इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा लोकसभा में या जो भी हमारा निम्न सदन होता है यानी लोकसभा, उस सदन में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी का जो नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर? रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, क्योंकि जो भी आपकी थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, उनके जो सर्वोच्च कमांडर या सेनापति हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। देश के किसी भाग में इमरजेंसी लागू करनी है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। परंतु ध्यान रखिएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की पावर इनके पास नहीं है, कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, सेकंड नंबर ऑप्शन ये गलत है। संसद का संयुक्त सत्र जिसे राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जॉइंट सेशन या जॉइंट सीटिंग बताई थी, इसके बारे में आपका प्रोविज़न किया गया है 108 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। और ये चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता करने का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। अब ये कब बुलाई जाती है? कोई भी बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, या राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो रहा है, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गए है, मतलब एक जगह से पास हो गया है और दूसरी जगह में पास मतलब आ गया है बट 6 महीने तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन होता है, जो फिर उस मुद्दे पर उस बिल के ऊपर विचार करेंगे और फिर उसे पास किया जाता है। ये जो आपकी जॉइंट सीटिंग है ना, ये मनी बिल से संबंधित, मनी बिल अगर कोई होगा उस पर नहीं बुलाई जाती है। उसके अलावा जो आपके संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान में अगर कहीं पे अमेंडमेंट करना है, कहीं पे कुछ बदलना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट के लिए अलग से बिल लाया जाता है। तो इस प्रकार के जो बिल होते हैं उसके ऊपर जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आज क्या है कि करवा चौथ है, मैं फास्ट ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना प्यास लगेगी ना, तो हम थोड़ा आराम से चलते हैं, बट इतना भी आराम से नहीं, आगे और नेक्स्ट क्लास भी है। चलिए देखिए, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। ये कुछ ना आपके प्रीवियस ईयर्स मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर ऑफ, यानी कि जब तक वो खुश हैं तब तक। डन। देखो संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद, अब देखिएगा यहाँ पे मंत्री परिषद में जो भी मंत्री हैं उनको नियुक्त करने का काम होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। और कौन कौन से विषय दिए जाने हैं ये सब ना आपके वो बताएंगे, प्रधानमंत्री बताते हैं कि इस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना है और उसी के बाद राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करते हैं। परंतु ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो उनके प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे, वो कभी भी चाहें तो उनको हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं हटाएंगे। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं, मंत्रिमंडल अनुशंसा करता है तभी हटा पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रपति के पास पावर्स तो हैं बट वो उन पावर्स का अपने मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतर स्थापित किया गया? अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस ना इजी होते हैं बट उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, उसको छोड़ें, बाकी क्वेश्चंस करें और बाद में फिर उसको रीड करें। होता है जब आप थोड़ा सा टाइम देते हैं ना, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में बैठने लगता है और फिर आप उसके सही आंसर तक भी पहुँच जाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, छोड़ दें, आगे के क्वेश्चंस को करें। उसके बाद जब सेकंड राउंड मारते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसको आराम से पढ़ें। फिर भी नहीं आ रहा, फिर थोड़ा टाइम देके पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा और कर भी पाओगे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार उसको टिक करके छोड़ दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा भी देखना है। और ऐसा नहीं होगा कि उसको बार बार एक दो बार पढ़ने के बाद भी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आए, आ जाएगी। चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था कि अगर कोई आक्रमण कर दे हमारे ऊपर या हम किसी युद्ध में शामिल हो जाएं या उसके अलावा आंतरिक अशांति, बट आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके इंदिरा गांधी के समय जब फखरुद्दीन अली अहमद जी थे राष्ट्रपति, उनके समय 1975 में लगाया गया था राष्ट्रीय
आपातकाल या जिसे आप बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है तब वो 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और 44वें संविधान संशोधन के जरिए वो इस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा देते हैं और उसके स्थान पर जोड़ देते हैं सशस्त्र विद्रोह। कौन सा जोड़ते हैं? सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। अगर कहीं पर शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ अगर कहीं पर विद्रोह हो रहा है, उसी कंडीशन में हालात जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गए हैं, उसी कंडीशन में यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, या ऐसे होने का आभास हो जाए तब लगाई जाएगी। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। और सरकार किसकी थी? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संकल्प लाया जाता है जब उनके द्वारा क्या ऐसा काम किया जाए कि उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग क्या है? इम्पीचमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए राष्ट्रपति को उनसे पद से हटाया जाता है। अब वो किस कंडीशन में हटाया जा सकता है? देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृत करने पर, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, निषेधाधिकार का दुरुपयोग करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, प्रशासन से असहयोग। तो ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाए, यानी कि संविधान से भी ऊपर समझने लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, संविधान ही सर्वोपरि है, सबको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने लग जाए, खुद को संविधान से ऊपर समझने लग जाए, अपनी मनमानी करे, उस कंडीशन में उनके विरुद्ध संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अगर वो प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाए तो वो जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो महाभियोग क्या है, इम्पीचमेंट क्या है, 61 में इसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। बट कैसे? अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, उसी कंडीशन में ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस ना आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स हैं, क्योंकि अभी तक तो आपका एक ही पेपर हुआ है, तो हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो लैंग्वेज कैसी आती है। अब लग रहा है ना कि देखो सिंपल से हैं, बट भाषा देखो, लैंग्वेज देखो कैसे पूछ रहा है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? देखो देखो लैंग्वेज देखो यहाँ पे, ठीक है, संसद, उच्चतम न्यायालय, विधि आयोग या फिर विधि मंत्रालय। अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो अनदर जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में उनके रूल्स और रेगुलेशंस, उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित अगर कोई नियम वगैरह बनाना है तो उसके लिए कौन अथोराइज्ड है, मतलब कौन बना सकता है? तो ध्यान रखना है, संसद, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि अगर जो भी हमारे न्यायाधीश हैं, अनदर न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी नियम बनाने हैं तो वो ये बनाएंगे, संसद बनाएगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ था? 1984, 1993, 95 या फिर 99? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1993। कॉलेजियम क्या है? इसमें कुछ न्यायाधीशों को शामिल किया गया है और उनके जरिए फिर राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। CJI जो है, ध्यान रखिएगा, CJI यानी कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ में 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और ये जो न्यायाधीश हैं वो आपस में सलाह करके मशवरा देंगे। किसको परामर्श देंगे? तो ये परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो कितने हुए? 1 + 4। तो ये वाले जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के ग्रुप को ही कॉलेजियम कहा जाता है। तो इस तरीके से जो इनको इलेक्ट करने का ये जो प्रोसीजर है ना, इसे ही कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। डन। नेक्स्ट देखो, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अब फटाफट यहाँ पे जो भी देखेगा ना, फटाफट से टिक करेगा। ये आपने टिक किया, ये एग्जामिनर करेगा। ये कैसे, क्यों ऐसा देखेगा? ध्यान रखना है आपको, राजस्थान में संसद, अब संसद में हमारे क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या है संसद में? हमारे पास लोकसभा और क्या है? राज्यसभा है। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा से संसद में कितने मेंबर्स हैं? 25 हैं, और राज्यसभा से 10 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके रहेंगे 35 मेंबर्स। टोटल कितने रहेंगे? 35 मेंबर्स रहेंगे। और आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। यानी कि
आपको बताना है कि वो 3 आधार कौन से हैं जिन पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, देश या देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगेगा, भारत के किसी भी हिस्से, किसी पर्टिकुलर जगह पे भी लगाया जा सकता है। तो इसमें ना 3 चीज़ें हैं, उसमें से एक नहीं है। तो युद्ध तो होगा, बाह्य आक्रमण भी होगा, सशस्त्र विद्रोह। पहले इसकी जगह पे आंतरिक अशांति था, बट मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और क्या कर दिया, आंतरिक अशांति को हटा दिया। अब क्या है, सशस्त्र विद्रोह है। डन। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? ये मॉडल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय प्रणाली या गणतंत्रवाद से। तो ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है ना, ये संबंधित है आपके ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ये आपका संबंधित है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है आपके संसदीय प्रणाली से। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम से, संसदीय प्रणाली से संबंधित है, और यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? यानी कि आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है। मतलब कि हम जानते हैं कि अध्यक्षात्मक है, गणतंत्रीय। हमारे यहाँ पे गणतंत्र वाला सिस्टम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, इलेक्शन होता है और उसी के अकॉर्डिंग चुनाव किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका के अंदर है, जहाँ पे राष्ट्रपति एक अध्यक्ष होता है, वही सर्वे सर्वा होता है, उसी के पास ही सारी पावर्स होती हैं। जबकि हमारे यहाँ पे क्या है, गणतंत्रीय प्रणाली भी है, संघीय भी है, लोकतांत्रिक भी है, ये सभी है। और यहाँ पर जो मेन पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं है। ये जो सिस्टम है ये कहाँ पर है? ये यूएसए के अंदर है, अमेरिका में है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? सिविल सर्वेंट कौन होता है जो हाईएस्ट रैंक होता है? मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि जिसे आप कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, मुख्य सचिव, पीएमओ के प्रधान सचिव या राष्ट्रपति के प्रधान सचिव? ये तो नहीं होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो सचिव होते हैं ना, वो हमारे जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, जिन्हें काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद ही उन्हें सचिव के पद को दिया जाता है। तो सबसे पहले वो मुख्य सचिव बनाए जाते हैं, और इस पद पर रहते हुए उन्हें जब काफ़ी टाइम हो जाता है, 5-6 साल 7 साल, उसके बाद में उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं वही हमारे हाई रैंक्ड सिविल सर्वेंट होते हैं। ओके, और ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कैसे? ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। समझ रहे हैं ना? जो ये आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये वही वाले होते हैं जो एग्ज़ाम दे के जाते हैं। आप भी बन सकते हो, ठीक है, आप भी बन सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है और बस, ठीक है, मेहनत करनी है। क्लासेस में रेगुलर रहें, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? वही जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था। हमारे यहाँ पर न्यायाधीशों को अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली है, जिसके अंदर एक तो होते हैं सीजेआई और 4 होते हैं अन्य वरिष्ठतम आपके न्यायाधीश। ठीक है, तो कितने होते हैं? 4 अन्य। एक तो है सीजेआई और 4 अन्य। तो आपसे क्या पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उनके अलावा कितने हैं? उनके अलावा, तो उनके अलावा है 4 हैं। तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। डन। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेंट्रल काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो यहाँ हम राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, या आप इसे कहते हैं राज्यों की परिषद। क्या कहते हैं? राज्यों की परिषद हम इसे कहते थे। क्लियर? तो राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट,
एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति शासन, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब 6 महीने तो नहीं, 2 साल भी नहीं, 1 साल हमने पढ़ा है और 3 साल भी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 3 साल रहेगा। एक्चुअली वैसे तो जो अधिकतम अवधि है, अभी ये जो एक्सटेंड होता है वो कैसे होता है, 6-6 महीने करके होता है। और इसके अंदर क्या होता है, अब सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया कब जाता है। जब भी किसी राज्य के अंदर जो आपके संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। अगर संघ सरकार उसे कुछ काम करने के लिए कहती है तब भी वो नहीं कर रही है, तब भी ये माना जाता है कि वहाँ पर वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अगर वो फेल हो गई है, और या फिर राज्यपाल कहता है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम सही नहीं चल रहा है, और राज्यपाल अगर अपनी ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे, तो वहां पर यह समझा जाएगा कि उस राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है, और वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में वहां पे जो विधानसभा की जो सरकार है, वहां पे जो भी सरकार होगी राज्य की, या तो उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर। उसके बाद में सारा जो खेल है वो राष्ट्रपति के हाथ में, और कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, संसद के पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे काम किया जाता है। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना पहले क्या होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति को संसद से प्रस्ताव पारित करवाना होगा राष्ट्रपति शासन के लिए। अगर पारित हो जाता है तो 6 महीने की अवधि तक ये आपका आगे बढ़ जाएगा। फिर 6 महीने के बाद फिर से आपको परमिशन लेनी होगी, अनुमोदन लेना होगा। उसके बाद 6 महीने आगे बाद फिर ऐसे चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो 1 साल है, परंतु 2 कंडीशन ऐसी हैं, अगर उस पर्टिकुलर राज्य में क्या चल रहा है, या पर्टिकुलर वहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, और उसके साथ साथ में वहां पर इलेक्शन नहीं हो पाए। अगर आपके निर्वाचन आयोग ने बोल दिया है कि चुनाव करवाना संभव नहीं है, अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर ये जो राष्ट्रपति शासन है ये बढ़ाकर 3 साल कर दिया जा सकता है। बट इसके लिए 2 कंडीशन है, और ये 2 कंडीशन ये वाली हैं, और इन बेसिस पे 3 साल तक हम राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 3 इयर्स है। नेक्स्ट आपके पास ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक ये मुझसे बोला नहीं जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो न्यूट्रलिटी है इसका मीन आपको बताना है। मतलब कि इसका मतलब ये है कैसे रहना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका न्यूट्रल होना, यानी कि कोई भी सरकार है, मंत्री है, उनके साथ पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, यानी कि किसी मंत्री को अच्छा बोलना, उसके काम की तारीफ करना, दूसरे की नहीं करना। कोई सरकार है तो उसकी अच्छी तारीफ करना, दूसरी सरकार की नहीं करना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जानते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है। प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं ना, उन्हें निष्पक्ष तौर से काम करना चाहिए। किसी भी दल के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये पार्टी है तो ये अच्छी है, वो पार्टी नहीं तो उस पार्टी को बेकार कहना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है, प्रशासकों के द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे कि कोई पार्टी ने, किसी सरकार ने अच्छा काम किया है तो जो ये जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं ये क्या कहें कि अच्छा ये सरकार तो बहुत अच्छी है, इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। नहीं, आपको ये राइट नहीं है। आप बोल सकते हैं, बट अगर आप चुप रहेंगे तो एक तरीके से ये शो होगा कि आप निष्पक्ष हैं, और ऐसा ही अधिकारी को होना भी चाहिए। थर्ड है, प्रशासकों के द्वारा सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना, कि जैसा जो मामला सही हो, जिस मामले पर निर्णय लेना चाहिए कि अच्छा ये मामला है और इस पे यही निर्णय होगा जिसमें लोगों की भलाई हो, वैसा ही किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रशासकों के द्वारा मंत्रियों को सलाह देना, नहीं, मंत्री जो होंगे वो किसी न किसी पार्टी के होंगे। अगर मंत्रियों को सलाह दी जाएगी तो समझा जाएगा कि वो अधिकारी उस पार्टी के साथ है और दूसरी पार्टी के खिलाफ है, तो ये निष्पक्ष नहीं होगा, ये न्यूट्रलिटी नहीं होगी। और आपसे यही पूछा गया था कि इसका क्या अभिप्राय है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही है, आपको सही बताना था। और आपका फर्स्ट सेकंड, ये थोड़ा सा ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। लास्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे PYQ थे, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि PYQ करवाए जाए, और ये बहुत बहुत अच्छे PYQ है, इससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज पूछी जाती है, तो आपका जो माइंड है वो उसी तरीके से प्रिपेयर होगा। आगे आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 को है, 15 को है, तो हमारे पास कल का दिन और भी है और आज का दिन भी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 वीडियोस और डाल दूं। और साइंस के जो क्वेश्चंस है वो आपको शाम को मिलेंगे, अगर टाइम मिला तो करंट अफेयर्स का बच्चे बोल रहे थे कि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके पूछे गए थे उस एग्जाम में फर्स्ट पेपर में, तो कोशिश करूंगी टाइम मिल पाया तो बना दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।